कुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बिज़नेस टैक्सेशन के हवाले से हमने चैप्टर नंबर 3 जो डेफिनेशंस का चैप्टर है सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। अब तक हम डेफिनेशंस के इस चैप्टर में से 15 डेफिनेशंस डिस्कस कर चुके हैं, जिनकी वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। लिंक भी मैं आपको सेंड कर देता हूं। अगर आपने अभी तक वो वॉच नहीं की तो उसे ज़रूर वॉच करें, क्योंकि उसके बगैर आपका ये जो चैप्टर है ये क्लियर नहीं होगा। और जब तक ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा, अंडरस्टूड सी बात है कि आप इनकम टैक्स की जो बुक है या बिज़नेस टैक्सेशन का जो कोर्स है उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं ले सकते। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में लाजमी डेफिनेशंस का क्वेश्चन आना है। तो आज के इस लेक्चर में हम 4 डेफिनेशंस जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट डेफिनेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो कंपनी की डेफिनेशन है। सेकेंड डेफिनेशन हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला प्राइवेट कंपनी की होगी, देन पब्लिक कंपनी और फिर स्मॉल कंपनी। ये 4 डेफिनेशन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी कंपनी की। कंपनी की डेफिनेशन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 12 एंड 80 है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर डेफिनेशन में 3 पार्ट्स होंगे, एक उसका सेक्शन, एक उसके मीनिंग्स और तीसरा हिस्सा उसका होगा उसकी एक्सप्लेनेशन। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पर कि सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 एंड 80 है। सेक्शन 2 जिसमें डिफ़ाइन किया गया है उसका सब सेक्शन 12 है, और सेक्शन 80 जो है वो फुल फ्लेज सेक्शन है जिसमें इस कंपनी के बारे में डिटेल गिवन है। हमारा फ़िलहाल मकसद सिर्फ इस डेफिनेशन को क्लियर करना है, ताकि ये कंपनी का लफ्ज़ इनकम टैक्स की बुक में जहाँ पर भी यूज़ हो आप इसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकेंगे कंपनी से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में क्या मुराद है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की लैंग्वेज में कंपनी किस किस को कहा गया है। तो आप अपने स्क्रीन्स पर देख सकते हैं ये 11 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। बेसिकली दीज 11 पॉइंट्स आर मीनिंग्स। तो ये डेफिनेशन इस लिहाज से थोड़ा डिफ़िकल्ट होगी कि आपको ये 11 मीनिंग्स याद करने हैं। ये 11 लिखेंगे तो इस डेफिनेशन के पूरे नंबर आएंगे, और ऐसी डेफिनेशन पेपर में ज़रूर आ जाती है। फिर इसका एक्सप्लेनेशन का पार्ट है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके नीचे एक्सप्लेनेशन में हमने 2-4 लाइन सिर्फ करनी है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जी कंपनी किसको कहा जाता है। देखें, कंपनी की डेफिनेशन आपने I2B में भी पढ़ी है, और वैसे भी आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, कंपनी के बारे में जानते हैं कि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ है, हैविंग स्पेसिफिक नेम, कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन, हैविंग शेयर कैपिटल डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ ट्रांसफरेबल शेयर्स। जो डेफिनेशन मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये डेफिनेशन जो है ये आपने यकीनन इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के सिलेबस में बुक में पढ़ी होगी। फुल फ्लेज कंपनी का चैप्टर आपने पढ़ा है। बट इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में कंपनी से मुराद 10 और तरह के इदारे भी हैं। टोटल 11 है। एक तो वही डेफिनेशन है जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी है, उसमें जो डिफ़ाइन किया गया है, जो मीनिंग है वही कंपनी को कहा, कंपनी के मीनिंग है। लेकिन जो रिमेनिंग 10 पॉइंट्स हैं इसके मुताबिक ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक स्पेसिफिक हैं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इन 10 तरह के इदारों को भी कंपनी का नाम देता है, और इनके लिए भी वही रेगुलेशंस हैं जो कंपनी के लिए अप्लाई होते हैं। तो कंपनी का लफ्ज़ इन 11 टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के लिए अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले कंपनी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जी अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। कंपनी मीन्स, क्या मतलब है जी कंपनी का। कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017। कंपनी की वो तारीफ़ जो आपने कंपनीज एक्ट 2017 में यानी कि इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस में पढ़ी है, उसके मुताबिक जो भी उस डेफिनेशन के मुताबिक जो भी इदारा है वो कंपनी कहलाएगी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी। तो कंपनी का एक मतलब तो वही है जो कंपनी एक्ट 2017 में लिखा हुआ है। दूसरा मतलब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक क्या है। अ बॉडी कॉरपोरेट, कोई भी इदारा कॉरपोरेट फॉर्म बनाया गया हो बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के किसी भी कानून के मुताबिक बनाया जाने वाला इदारा जो है बॉडी कॉरपोरेट फॉर्म बाय और अंडर, किसी कानून के ज़रिए या किसी कानून के मतहत, बाय और अंडर किसी कानून के तहत, अंडर किसी के मतहत, एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का कानून हो। तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक बनाया जाने वाला कोई भी इदारा जो है दैट इज़ कॉल्ड कंपनी। थर्ड, अब मुदारबा का बिज़नेस कहते हैं जिसमें एक पार्टी जो है वो फंड्स इन्वेस्ट करती है, रकम लगाती है, और दूसरी पार्टी जो है वो एफर्ट्स लगाती है। दैट कम्बिनेशन इज़ कॉल्ड अब मुदारबा बिज़नेस।
तो मुदारबा का जितने भी बिजनेसेस पाकिस्तान में होंगे अगर वो रजिस्टर्ड होंगे तो दैट इज़ कॉल्ड कंपनी। तो अभी तक मैंने आपको 3 मीनिंग बताए हैं। कंपनी एज डिफाइन इन कंपनीज एक्ट 2017, सेकंड मैंने आपको बताया बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, और थर्ड मीनिंग मैंने आपको बताया अब मुदारबा बिजनेस। इसी तरह आपने इनको भी इसी लेक्चर सुनने के दौरान ही याद करना है अपनी फिंगर टिप्स पर। फोर्थ है जी, अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान। वो बॉडी, वो इदारा जो इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड हो, बनाया गया हो बाय और अंडर द लॉ किसी भी कानून के तहत ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान, चाहे वो कानून पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क का हो। सेकंड पॉइंट में था कि वो कानून के मुताबिक, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक बनाया गया हो। फोर्थ में कह रहा है जी अब कोई भी इदारा, अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर एनी लॉ, इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर्ड होना, ये नहीं कि कोई भी इदारा बना हुआ है तो आप कहें जी ये कंपनी होगी, इनकॉर्पोरेटेड हो, रजिस्टर्ड हो, बनाई गई हो, बाय और अंडर द लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान, किसी भी कानून के ज़रिए या किसी भी कानून के तहत, वो कानून चाहे आउटसाइड पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर ही क्यों ना हो, रिलेटिंग टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, उस कानून का ताल्लुक कंपनियों की रजिस्ट्रेशन के साथ होना चाहिए। तो सिंपल वर्ड्स में जैसे पाकिस्तान में कंपनीज एक्ट 2017 है ना, इसी तरह हर मुल्क का अपना अपना कानून है। जैसे यूके में कंपनीज एक्ट 2010 है, इस तरह हर मुल्क का अपना अपना कंपनियों का कानून है, कंपनियों को रेगुलेट करने का, रजिस्टर्ड करने का कानून है। तो कोई भी इदारा जो पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क के कंपनी के कानून के मुताबिक बनाया जाए, किसी और मुल्क के कंपनी के कानून के मुताबिक बनाया जाए, तो ऐसे इदारे को भी पाकिस्तान के इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में कंपनी का नाम दिया जाता है। तो 4 मीनिंग हो गई अब तक। अ कंपनी एज डिफाइन इन कंपनीज एक्ट 2017, अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, अ मुदारबा, a body incorporated form by or under any law outside country outside Pakistan relating to the incorporation of companies। पांचवा मीनिंग है जी, इसी तरह इन्हें याद कर लें अभी अभी। पांचवा पॉइंट है जी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी और एनी अदर सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी। अब सोसाइटीज़ जो हैं वो भी एक ख़ास कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड होती हैं। तो अगर किसी सोसाइटी के साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी लगा है, फाइनेंस सोसाइटी लगा है, या कोई किसी भी किस्म की कोई भी सोसाइटी है, तो उसको भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में कंपनी ही कहा जाएगा। तो 5 मीनिंग अब तक हो गई जी, मेरे साथ आप रिकॉल करें, याद करें, बोलें इसे। अ कंपनी एज डिफाइन इन कंपनीज एक्ट 2017, ये इस वजह से मैं बार बार आपको रिकॉल कर रहा हूँ भाई, याद करवा रहा हूँ कि आपने इसको एज़ इट इज़ लिखना है, जो लिखा है इसको एज़ इट इज़ ही आपने लिखना है, इस वजह से इन्हें याद करना बड़ा ज़रूरी है। अ कंपनी एज डिफाइन इन कंपनीज एक्ट 2017, सेकंड है जी, अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, अ मुदारबा, अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर अ लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटिंग टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, फाइनेंस सोसाइटी और एनी अदर सोसाइटी। 5 मीनिंग्स हो गई जी। 6 है जी, अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसा इदारा जो मुनाफे के लिए ना बनाया जाए, कोई भी ऐसा फलाही इदारा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिसका मकसद जो है वो मुनाफा कमाना ना हो, बल्कि अपनी सोसाइटी या अपने इलाके के लोग या किसी भी ख़ास मकसद को हासिल करने के लिए बनाया गया इदारा हो जिसका मकसद मुनाफा कमाना ना हो। 6 मीनिंग हो गई। 7th है जी, अ ट्रस्ट एन एंटिटी, कोई भी ट्रस्ट, कोई भी फलाही इदारा, एन एंटिटी या कोई भी इदारा, और बॉडी ऑफ पर्सनस या पर्सनस की बनाई हुई बॉडी, एक इदारा, एस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एनी अदर लॉ, किसी भी कानून के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, एस्टेब्लिश किया जाए, क़याम में आए, वो ट्रस्ट, वो एंटिटी, वो बॉडी ऑफ पर्सनस भी क्या कहलाएगी, कंपनी कहलाएगी। तो 7 मीनिंग्स हो गई, रिकॉल करें इसे। अ कंपनी एज डिफाइन इन कंपनीज एक्ट 2017, अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, a mudarba, a body incorporated by or under any law of a country outside Pakistan relating to the incorporations of company, a cooperative society, finance society or any other society, a non-profit organization। 7th है जी, a trust, an entity or body of person established or constituted by any other law। 8th मीनिंग है जी, a foreign association, कोई भी गैर मुल्की तंजीम, whether incorporated or not, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, विच द बोर्ड हैज़ डिक्लेयर टू बी द कंपनी, लेकिन उसको बोर्ड कह दे कि ये कंपनी। अब ये बोर्ड क्या है, बोर्ड मीन द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, पाकिस्तान में टैक्स के निज़ाम को चलाने वाला जो सबसे बड़ा इदारा है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है।
तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए सिर्फ बोर्ड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो जहाँ भी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में बोर्ड का लफ्ज़ लिखा होगा, आपको समझ आना चाहिए कि ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR की बात हो रही है। FBR कौन है? FBR इदारा है पाकिस्तान में टैक्स का निज़ाम चलाने वाला, हाईएस्ट टैक्स अथॉरिटी है इन पाकिस्तान। तो देखें बाकी तो हर कंपनी के साथ हर मीनिंग में लिखा हुआ था जी, उनका रजिस्टर्ड होना, इनकॉर्पोरेट होना, कॉन्स्टिट्यूट होना, एस्टेब्लिश होना किसी कानून के तहत ज़रूरी है। लेकिन ये 8th पॉइंट में कहा गया है कोई गैर मुल्की तंजीम हो, चाहे वो रजिस्टर्ड ना भी हो, इनकॉर्पोरेटेड और नॉट रजिस्टर्ड हो या ना हो, विच द बोर्ड हैज़ डिक्लेयर टू बी द कंपनी, लेकिन जिसको बोर्ड कह देगा ना, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कह देगा ये कंपनी है, उसको कंपनी ही समझा जाएगा और उस पर कंपनी के रूल्स ही अप्लाई होंगे। तो ये देखें 8th पॉइंट हो गए हैं, 8 पॉइंट हो गए। अब 8 को रिवाइज करते हैं जी। अ कंपनी एज डिफाइन इन कंपनीज एक्ट 2017, अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, अ मुदारबा, अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर अ लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटिंग टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, a cooperative society, finance society or any other society, a non-profit organization, a trust, an entity or body of persons established or constituted by any other law, a foreign association whether incorporated or not which the board has declared to be a company। 9th पॉइंट है जी, आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट। देखें प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मतलब सूबाई हुकूमतें, सूबाई हुकूमत भी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मुताबिक इनकम टैक्स के कानून 2001 के मुताबिक उनके लिए भी कंपनी का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा जब हम टैक्स की बात करेंगे। तो सूबाई हुकूमतों के लिए भी कंपनी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अ लोकल अथॉरिटी इन पाकिस्तान का मतलब कोई भी मुकामी अथॉरिटी जो हुकूमत ने बनाई हो, लोकल गवर्नमेंट ने बनाई हो, किसी ख़ास मकसद के लिए लोकल गवर्नमेंट हो, ये लोकल अथॉरिटी इन पाकिस्तान को भी कंपनी कहा जाता है। और फिर लास्ट है जी स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन भी आज के लेक्चर में शामिल है। स्मॉल कंपनी के लिए भी कंपनी का लफ्ज़ ही इस्तेमाल किया जाता है इन जनरल। तो ये 11 मीनिंग्स हैं जी, इन 11 मीनिंग्स को दोबारा से अभी याद कर लें कैसे जी। अ कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2017, अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान, अ मुदारबा, अ बॉडी इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड पाकिस्तान रिलेटिंग टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज, a cooperative society, finance society or any other society, a non-profit organization, a trust, an entity or body of person established or constituted by any other law, a foreign association whether incorporated or not which the board has declared to be a company, a provincial government, a local authority in Pakistan or a small company। अगर आप वैसे याद करने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल लगेगा, बार बार इस तरह से पढ़ के मेरे साथ याद करके इसको अभी याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये कभी नहीं भूलेगी, एक दो दफ़ा पढ़ने से दोबारा याद हो जाया करेगी। तो ये 11 पॉइंट हैं जी, जो मीनिंग्स हैं 11 के 11 आपने लिखने हैं क्योंकि ये पेपर की रिक्वायरमेंट है। बात इन दी एक्सप्लेनेशन पर। एक्सप्लेनेशन बड़ी आसान है जी इसकी। इन अवर कंट्री देर आर 3 पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन। बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की हमारे मुल्क में 3 मशहूर किस्में हैं जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है एंड कंपनी है। द कंपनी इज़ क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी के लिए ज़रूरी है कि ये कानूनी तरीके से बनाई जाए। सो एज अ डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी, इसलिए इसकी कानूनी शनाख्त होती है। फॉर द पर्पज़ ऑफ टैक्स अ कंपनी इज़ ट्रीटेड टू बी द सेपरेट बिजनेस एंटिटी। टैक्स पर्पज़ के लिए बिज़नेस को एक अलग शनाख्त हासिल होती है अपार्ट फ्राम इट्स शेयर होल्डर। इसके शेयर होल्डर से मुख्तलिफ, शेयर होल्डर से अलग, शेयर होल्डर की शनाख्त अलग होती है। कंपनी की शनाख्त एक इंसान जैसी होती है। कंपनी के नाम पर केस हो सकता है, कंपनी केस कर सकती है। द एसेट्स पोजेस्ड और लाइबिलिटीज़ ओन बाय द कंपनी आर इट्स ओन। जो भी एसेट्स होते हैं, जो भी जिम्मेदारियाँ होती हैं वो कंपनी के नाम पर होती हैं। एंड लीगली द शेयर होल्डर आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लाइबिलिटीज़। और कंपनी के शेयर होल्डर किसी केस में, किसी जिम्मेदारी में, किसी लाइबिलिटी में जो है वो उनको ज़िम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। कंपनी पे टैक्स इन डिस्चार्ज ऑफ इट्स ओन लाइबिलिटी। बेशक कंपनी के 1000 शेयर होल्डर हैं, 50,000 शेयर होल्डर्स हैं, जो टैक्स पे होगा वो कंपनी के नाम पर होगा। और कंपनी के नाम पर जो टैक्स पे होगा वो इंडिविजुअल शेयर होल्डर को की ज़िम्मेदारी को जो है वो डिस्चार्ज नहीं करेगा, ख़त्म नहीं करेगा। शेयर होल्डर्स को अपने टैक्सेस सेपरेटली देने पड़ेंगे, अपनी ज़िम्मेदारियाँ सेपरेटली अदा करनी पड़ेंगी। कंपनी को अपनी ज़िम्मेदारियाँ सेपरेटली पे करनी पड़ेंगी। एंड नॉट ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर एज देयर एजेंट।
कंपनी के बिहाफ पर कोई शेयर होल्डर एज अ एजेंट काम नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी, अलग कानूनी शनाख्त होती है। कंपनी अपनी ज़िम्मेदारियों की, अपने एसेट्स की खुद मालिक होती है, लाइबिलिटीज़ की खुद ज़िम्मेदार होती है। तो यहाँ तक आपने डेफिनेशन कर लेनी है जी। इस तरह आपकी देखें आज के लेक्चर की एक डेफिनेशन जो है ये कंप्लीट हो गई, कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 एंड 80। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं जी, जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करनी है। पहले पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो पब्लिक कंपनी अंडर इनकम टैक्स लॉ, पब्लिक कंपनी मींस सेक्शन 2 सब सेक्शन 47। अब पब्लिक कंपनी में भी अब देखें ए से लेकर ई तक ये 5 पॉइंट्स हैं, यही मीनिंग है, यही एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें कोई सेपरेटली आपको एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए पब्लिक कंपनी के बारे में आपने इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस में भी पढ़ा होगा, आपने पब्लिक और प्राइवेट कंपनी का डिफरेंस पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस में। अब यहाँ पर इन अ सेंस अगर हम बेसिक डिफरेंस देखें पब्लिक और प्राइवेट में, वो वही है जो आपने इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस में देखा था कि पब्लिक कंपनी का मतलब होता है ये ऐसी कंपनी जिसमें पब्लिक इन्वॉल्व हो, आम आवाम शामिल हो, आम आवाम की शिरकत हो, आम आवाम ऐसी कंपनी में शेयर ख़रीद कर शेयर होल्डर बन सके। और ऐसी कंपनियां जिनके शेयर्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हों, जब चाहे कोई भी शेयर होल्डर अपना शेयर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में जाकर बेच सके, जब चाहे कोई भी शेयर होल्डर जो है, कोई भी शख्स जो है, कोई कंपनी, कोई इदारा वो शेयर ख़रीद सके, तो ऐसी कंपनी को हम कहते हैं ये पब्लिक कंपनी है, ये क्योंकि ये पब्लिक के लिए शेयर बेचती है, पब्लिक इसमें इन्वॉल्व होती है। टैक्स के कानून में ये 5 मीनिंग्स जो हैं वो पब्लिक कंपनी को ज़ाहिर करते हैं। ये 5 मीनिंग्स क्या हैं जी? सबसे पहले अ कंपनी इन विच एटलीस्ट 50% ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ऐसी सारी कंपनियां पब्लिक कंपनी कहलाती हैं जिनके 50% कम अज़ कम 50% शेयर जो हैं, 50% ओनरशिप, 50% शेयर्स आर हेल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जिनके 50% या उससे ज़्यादा के शेयर वफाकी हुकूमत के पास या सूबाई हुकूमतों के पास हों। क्लियर है जी? ऐसी कंपनियां जिनके 50% शेयर्स, कम अज़ कम 50%, इससे ज़्यादा तो हो सकते हैं, इससे कम नहीं हो सकते, 50% एटलीस्ट, कम अज़ कम 50% या इससे ज़्यादा के शेयर्स जो हैं, हिस्सा जो है, कैपिटल जो है, राइट ऑफ ओनरशिप, राइट ऑफ डिसीजन मेकिंग, राइट ऑफ मैनेजमेंट, राइट ऑफ डिविडेंड, मतलब 50% शराकत हो उसमें, किसकी? फेडरल गवर्नमेंट की या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। बी पॉइंट है जी, कंपनी इन विच एटलीस्ट 50% ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट। गैर मुल्की हुकूमत जो पाकिस्तान में अपनी कंपनी लेकर आती है उसमें 50% शेयर जो हैं वो फॉरेन गवर्नमेंट के होते हैं कम अज़ कम, और बाकी शेयर उनके लिए लाजमी होता है, इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को बेचने होते हैं। कोई भी गैर मुल्की कंपनी पाकिस्तान में आकर अपने तौर पर बिज़नेस नहीं कर सकती, प्राइवेट बिज़नेस। पाकिस्तान में रूल है भाई, जो भी फ़ॉरेन कंपनी पाकिस्तान में आएगी ना, गैर मुल्की हुकूमत या गैर मुल्की कंपनी जो पाकिस्तान में आएगी उसके लिए लाजमी होगा कि उन्होंने अपने शेयर जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम को बेचने हैं, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है, जनरल पब्लिक को शेयर बेचने हैं, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हासिल करनी है, स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में शामिल होना है, उसके लिए उन्हें आम आवाम को शेयर बेचने पड़ेंगे। तो जब आम आवाम शामिल हो गई तो समझ लें ये कंपनी क्या कहलाएगी? पब्लिक कंपनी कहलाएगी। सी है दिया फॉरेन कंपनी ओन बाय फॉरेन गवर्नमेंट, वो कंपनियां जो गैर मुल्की हुकूमतें लेकर आती हैं, गैर मुल्की हुकूमतों की बनाई गई कंपनियां जब दूसरे मुल्कों में जाकर काम करती हैं। पाकिस्तान में अगर कोई फॉरेन गवर्नमेंट जो है वो किसी कंपनी को ओन कर रही होगी तो वो कंपनी भी क्या कहलाएगी? पब्लिक कंपनी कहलाएगी, क्योंकि इसके भी शेयर जो हैं वो आम आवाम को बेचे जाएंगे, आम आवाम के लिए अवेलेबल होंगे कि उन्हें ख़रीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उन्हें ट्रेड कर सकते हैं रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज में। तो अब तक हमने देखें जी पब्लिक कंपनी के 3 मीनिंग्स पढ़े हैं। फर्स्ट है या कंपनी इन विच एटलीस्ट 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। बी है जी कंपनी इन विच एटलीस्ट 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय द फॉरेन गवर्नमेंट। सी है फॉरेन कंपनी ओन बाय द फॉरेन गवर्नमेंट। क्लियर है जी? डी पॉइंट है जी, बड़ा सिंपल, अगर इसके मैं डी पॉइंट को पढ़ने से पहले इसका मीनिंग समझा दूं तो इसका मीनिंग ये है जी, ऐसी कंपनी जिसके शेयर जो हैं वो पाकिस्तान में किसी भी, देखें
स्टॉक एक्सचेंज का मतलब ही ये है कि यहाँ पर लोग आज़ादी से अपने शेयर बेच सकें, ख़रीद सकें। तो जब लोग शामिल हो जाएंगे तो वो पब्लिक कंपनी कहलाएगी। तो डी जो है ना, ये एक तरह की इंडिकेशन है भाई कि वो कंपनियाँ जो स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स जो हैं वो ट्रेड करती हैं, जिनके शेयर ख़रीदे और बेचे जाते हैं, वो कंपनियाँ पब्लिक कंपनी कहलाती हैं। अब मुमकिन है कंपनी के शेयर तो पब्लिक कंपनी हो, लेकिन उसके शेयर्स की ट्रेडिंग ना हो रही हो हालात की वजह से, लोग शेयर ना ख़रीद रहे हों, ना बेच रहे हों, बिज़नेस में ऐसा रिसेशन हो, ऐसा डाउनफॉल हो कि लोग उस कंपनी के शेयर ना ख़रीद रहे हों, लेकिन क्योंकि वो रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, तो टैक्स ईयर में किसी भी दौरान, किसी भी वक्त टैक्स ईयर में अगर उस कंपनी के शेयर रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज में एक्सचेंज हो जाएंगे, बेशक एक दफ़ा ही क्यों ना हो जाएं, वो कंपनी क्या कहलाएगी? पब्लिक कंपनी कहलाएगी। अ कंपनी हुज शेयर्स वर ट्रेडेड ऑन रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान। आप जानते हैं आज से 4 साल पहले पाकिस्तान में 3 स्टॉक एक्सचेंज हुआ करती थी, एक कराची स्टॉक एक्सचेंज, एक इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज और एक लाहौर स्टॉक एक्सचेंज। तकरीबन 4 साल पहले मर्ज करके अब एक स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नाम है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है ये तीनों शहरों में इसके मेन ऑफिसेज़ हैं, कराची में, लाहौर में और इस्लामाबाद में। तो अगर कोई भी कंपनी जो जिसके शेयर्स वर ट्रेडेड, जिसके शेयर ख़रीदे और बेचे जा रहे हों पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एट एनी टाइम इन द टैक्स ईयर में किसी भी वक्त, तो जाहिर सी बात है जब स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी चले गई, उसके शेयर्स ट्रेड हो गए, तो इसका मतलब होगा आम आवाम उन शेयर को ख़रीदेगी और बेचेगी। एंड विच रिमेन लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज, और वो पूरा साल, मतलब साल के एंड तक वो लिस्टेड रहे। ये ना हो कि साल में किसी वक्त वो कंपनी बंद हो जाए या वो लिस्टिंग उसकी ख़त्म हो जाए, वो प्राइवेट में कन्वर्ट हो जाए या कंपनी बंद हो जाए। भाई साल के एंड तक उसकी लिस्टेड, उसका लिस्ट में शामिल रहना ज़रूरी है, स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में शामिल रहना ज़रूरी है एट द एंड ऑफ दैट ईयर, उस साल के आखिर तक। तो ऐसी कंपनी क्या कहलाएगी? पब्लिक कंपनी कहलाएगी। अ कंपनी हुज शेयर्स वर ट्रेडेड ऑन द रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द ईयर एंड विच रिमेन लिस्टेड ऑन दैट एक्सचेंज एट द एंड ऑफ दैट ईयर, और वो लिस्टेड रहे एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर तक। लास्ट पॉइंट है जी, ये भी इसी से मिलता जुलता है, सिर्फ फ़र्क ये है यहाँ पर शेयर्स का वर्ड है, यहाँ पर यूनिट का वर्ड है, यूनिट ट्रस्ट। कंपनी के शेयर यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिट ट्रस्ट। शेयर जो कंपनी के कैपिटल के स्मॉलर पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट को यूनिट कहा जाता है या शेयर कहा जाता है। यूनिट जो है ये जनरल वर्ड है, शेयर जो है वो स्पेसिफिक वर्ड है, दोनों का मीनिंग सेम है। कंपनी के हिस्से, कंपनी के हिस्सेस जिन्हें आप कहते हैं पर्टिकुलर उर्दू लैंग्वेज में। अ यूनिट ट्रस्ट एक ऐसी ट्रस्ट जिसके यूनिट्स हों, जिसके शेयर्स हों। देखें जैसे पार्टनरशिप के शेयर नहीं होते ना, सोल ट्रेडरशिप के शेयर्स नहीं होते, कंपनी के शेयर्स होते हैं। इसी तरह ट्रस्ट भी, हर ट्रस्ट के शेयर्स नहीं होते। कुछ लोग प्राइवेटली ट्रस्ट चला रहे होते हैं, कोई फलाही इदारा चला रहे होते हैं, कुछ लोग सिर्फ मिलकर 4-5 लोग मिलकर ट्रस्ट चला रहे होते हैं, और कुछ लोगों ने एक पब्लिक ट्रस्ट बनाई होती है, यूनिट ट्रस्ट बनाई होती है, जिसके यूनिट्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, वाइडली अवेलेबल, कि कोई भी उन यूनिट्स को ख़रीद कर उस ट्रस्ट का हिस्सेदार बन सकता है, उसका बेनिफिशरी बन सकता है, उसका यूनिट होल्डर बन सकता है। तो आ यूनिट ट्रस्ट हुज यूनिट्स आर वाइडली अवेलेबल, ऐसी ट्रस्ट जो यूनिट्स वाली हो, जिसके शेयर्स हों, जिसके यूनिट्स हैं वाइडली अवेलेबल, खुले आम आज़ादाना मुहैया हों, वाइडली अवेलेबल, आम लोगों के लिए आज़ादाना, वाइडली, खुले आम मैसर हों, टू द पब्लिक, आवाम के लिए, एंड एनी अदर पब्लिक ट्रस्ट, या किसी और ट्रस्ट के लिए। देखें जिस तरह एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर ख़रीद देती है, एक बैंक किसी दूसरे बैंक का शेयर ख़रीद देता है, इसी तरह एक ट्रस्ट किसी दूसरे ट्रस्ट के शेयर्स भी ख़रीद सकती है, यूनिट्स ख़रीद सकती है। इस वजह से यहाँ पर यूज़ किया गया है एनी अदर पब्लिक ट्रस्ट। ठीक है जी। तो मैं अगेन एक दफ़ा ये 5 पॉइंट हैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए। अ कंपनी इन विच एटलीस्ट 50% ऑफ द शेयर्स 50% of the shares are held by the federal government or provincial government. A company in which at least 50% of the shares are held by the foreign government. A foreign company owned by the foreign government. A company whose shares are traded on the registered stock exchange in Pakistan at any time in the tax year and which remain listed on that exchange at the end of that year. A unit trust whose units are widely available to the public and any other public trust. ठीक है जी। होप सो कि आपने इसे भी अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब आ जाए प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन। देखने में देखें सिर्फ ये एक लाइन है, लेकिन पेपर में अगर ये डेफिनेशन आएगी तो उसके पूरे 5 नंबर मतलब आपको मिलेंगे। पास पेपर में आप देख सकते हैं प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पेपर में आ चुकी है, सिर्फ ये एक लाइन है।
ऐसी कई डेफिनेशन है जो शॉर्ट हैं, कई डेफिनेशन है बहुत लेंथी हैं, मार्क्स इक्वल हैं सारी डेफिनेशंस के। तो प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 है जी, बड़ी आसान डेफिनेशन है जी। अब हमने पब्लिक कंपनी के बारे में पढ़ लिया। तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन ये है जी, जो कंपनी पब्लिक नहीं होगी वो प्राइवेट होगी, क्योंकि टैक्स में दो तरह की कंपनीज ही हैं, या पब्लिक या प्राइवेट। ऑनरशिप के लिहाज से दो तरह की ही कंपनीज हैं, या पब्लिक या प्राइवेट। तो जो कंपनियां पब्लिक नहीं होंगी वो क्या होंगी, प्राइवेट होंगी। सिंपल सी बात है जी। पब्लिक कंपनी का समझ आ गई जी। जो डेफिनेशन, जो कंपनी पब्लिक कंपनी की तारीफ पर पूरा उतरेगी वो पब्लिक हो गई, जो उस तारीफ पर पूरा नहीं उतरेगी वो प्राइवेट होगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ, 50% शेयर्स होना है कम अज़ कम तो पब्लिक कंपनी होती है, अगर 50% से कम हो तो प्राइवेट हो जाएगी। इस तरह यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। जिस कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड ना हो, ट्रेड ना किए जाते हों, ट्रेड किए जाते होंगे तो पब्लिक होगी, ट्रेड नहीं किए जाते होंगे तो प्राइवेट हो जाएगी। इसी तरह यूनिट ट्रस्ट ऐसी ट्रस्ट जिसके शेयर वाइडली अवेलेबल हों पब्लिक के लिए और पब्लिक उन शेयर्स को ख़रीद सके, ऐसी कंपनी तो पब्लिक कंपनी है। और ऐसे यूनिट ट्रस्ट जिसके शेयर जो हैं वो, जिसके यूनिट जो हैं वो वाइडली अवेलेबल ना हो, वो प्राइवेट कंपनी हो जाएगी। तो प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ पब्लिक कंपनी। तो आज के दिन हमने 3 डेफिनेशन अभी तक डिस्कस कर ली हैं, ये कंपनी की, फिर पब्लिक कंपनी और फिर प्राइवेट कंपनी। आज के लेक्चर की लास्ट डेफिनेशन है जी, दैट इज़ स्मॉल कंपनी। सेक्शन 2 सब सेक्शन 59A, 59A का मतलब है 59 सब सेक्शन का उसका फर्दर ए पार्ट है। तो स्मॉल कंपनी क्या है जी। अब स्मॉल कंपनी को भी कंपनी कहा जाता है, लेकिन ये फ़र्क क्यों करना ज़रूरी हुआ, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी। एक्चुअली कंपनी के लिए जनरल रूलिंग तो सेम है, लेकिन जो टैक्स रेट्स है ना वो स्मॉल कंपनी को टैक्स में रायत दी गई है, ख़ास छूट दी गई है कि जो कंपनियां स्मॉल कंपनी की तारीफ पर पूरा उतरेंगी ना उनको टैक्स में रायत होगी। मिसाल के तौर पर अगर आम कंपनी के लिए टैक्स 34% है ना, 34-35% के राउंड अबाउट है, तो स्मॉल कंपनी के लिए टैक्स होता है 24-25%, 10% कम। तो जो कंपनियां स्मॉल कंपनी की तारीफ पर पूरा उतरती हैं उनको टैक्स में कंसेशन दे दी जाती है। इस वजह से ये समझना ज़रूरी है कि कौन सी कंपनी जो है वो स्मॉल कंपनी के दायरे में आती है, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पर पूरा उतरती है। तो स्मॉल कंपनी क्या है जी, अंडर इनकम टैक्स लॉ स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी विच फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन, जो नीचे दी गई शराइत को पूरा कर दे वो स्मॉल कंपनी है। नंबर 1 शर्त ये है जी, नंबर 1 कंडीशन ये है, इट इज़ रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2005। बात याद रखें, देखें कोई भी कानून जिस दिन बनता है वो सिर्फ उसके बाद वाले आने वाले जो इवेंट्स होते हैं ना उन पर एप्लीकेबल होता है। उससे प्रीवियसली जो इवेंट्स हो चुके होते हैं, जो कंडीशंस होती हैं, जो इदारे होते हैं, उन पर एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये याद रखें जी, स्मॉल कंपनी का कानून आया 1 जुलाई 2005 में मुशर्रफ के दौर में, जब इंडस्ट्रियल क्राइसिस था, ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो बड़ी वीक हो गई थी। तो तब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, तब ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रूल बनाया गया कि टैक्स में राहत दे देते हैं छोटी कंपनियों को, ताकि उनको टैक्स भी कम देना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्मॉल कंपनी जो हैं उसका बिज़नेस स्टार्ट करें। तो इस वजह से ये जो स्मॉल कंपनी की तारीफ़ है ये सिर्फ उन कंपनियों पर अप्लाई होगी जो 1 जुलाई 2005 के बाद बनी होंगी। आज की तारीख में बेशक बने, क्योंकि 1 जुलाई 2005 के बाद हैं। मसलन कोई भी कंपनी अगर 2004 में बनी है, 3 पर बनी है, बेशक वो बाकी वाले पॉइंट्स उस पर फुलफ़िल भी हो जाएं, उस पर एप्लीकेबल भी हों, लेकिन वो स्मॉल कंपनी नहीं कहलाई जा सकती। इट इज़ रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2005 अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, क्योंकि 1 जुलाई 2005 में तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 ही था। उसके बाद देखें 2017 में जाकर कंपनीज एक्ट 2017 आया ना। तो इट इज़ रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2005 अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। सेकेंड कंडीशन है जी, पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व, उसका सरमाया और बचे हुए प्रॉफिट। रिजर्व्स कहते हैं प्रॉफिट का वो हिस्सा जो बच जाता है। अगर वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है वो बचा हो प्रॉफिट और आपके कंपनी के पास पड़ा हो, तो इसे कहते हैं ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, कंपनी के पास पड़ा हुआ है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो वो तो शेयर होल्डर्स के पास चला जाता है। तो कंपनी का कुल सरमाया प्लस रिजर्व्स शुड नॉट एक्सीड 50 मिलियन रुपीज़, 50 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है,
तो 50 मिलियन का मतलब क्या हुआ जी, 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसका सरमाया और रिज़र्व्स मिलाकर 50 मिलियन से ज़्यादा नहीं होना, क्योंकि 1 करोड़ में 10 मिलियन होते हैं 1 करोड़ में। 1 मिलियन कहते हैं 10 लाख को, तो 1 करोड़ में हो गए कितने जी, 10 मिलियन। तो इसका मतलब है 50 मिलियन का मतलब 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा उसका सरमाया प्लस रिज़र्व्स कुल मिलाकर इसकी रकम 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 5 करोड़ से जो कम सरमाए वाली कंपनियां या 5 करोड़ रुपए वाली कंपनियां हैं, उससे ज़्यादा हुआ तो फिर वो स्मॉल कंपनी के दायरे से बाहर निकल जाएगी। थर्ड है जी, एनुअल टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 250 मिलियन रुपीज़। उसकी जो सेल्स है ना, एनुअल टर्नओवर मीन्स सालाना सेल्स, सालाना सेल, वो 250 मिलियन मतलब 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी सालाना सेल, एनुअल टर्नओवर, टर्नओवर का यहाँ मतलब है सेल्स, अगर सालाना सेल्स जो हैं वो 250 मिलियन से ज़्यादा हुई तो स्मॉल कंपनी नहीं है, 250 मिलियन तक होंगी तो फिर वो स्मॉल कंपनी कहलाएगी। 250 मिलियन का मतलब मैंने आपको बताया 25 करोड़ रुपया है। आप एडवांस अकाउंटिंग में भी टर्नओवर मतलब पढ़ेंगे, टर्नओवर रेशियोज में पढ़ेंगे आप। तो टर्नओवर का मतलब होता है वहाँ पर आउटपुट, परफॉर्मेंस। वैसे टर्नओवर के लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं, लेकिन यहाँ पर इनकम टैक्स के कानून में एनुअल टर्नओवर का मतलब है सालाना सेल 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 3 पॉइंट्स हो गए जी। फर्स्ट क्या, इट इज़ रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2005 अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। सेकेंड है जी, पेड अप कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व शुड नॉट एक्सीड 50 मिलियन रुपीज़। थर्ड है जी, एनुअल टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 250 मिलियन रुपीज़। 3 के बाद फोर्थ पॉइंट छोड़कर मैं पहले फिफ्थ पॉइंट पढ़ने जा रहा हूँ, फिर फोर्थ पर वापस आऊँगा। फिफ्थ पॉइंट है जी, टोटल एम्प्लॉयज़ आर नॉट मोर देन 250 एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। कंपनी के कुल मुलाजमीन 250 से 250, 250 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए एट एनी टाइम। एट एनी टाइम लिखने का मतलब यहाँ पर ये है, मुलाजमीन की तादाद बढ़ती और कम होती रहती है, कभी 250 हो गई, कभी 240 है, कभी 280 चले गई। सीज़न में हो सकता है 500 तक चले जाएँ, आउट सीज़न में आपके पास हो सकता है 200 मुलाजमीन रह जाएँ। भाई साल में किसी भी वक्त अगर मुलाजमीन 250 से ऊपर चले गए तो कंपनी पब्लिक कंपनी के दायरे से बाहर निकल जाएगी। तो मैंने बताया ना, कुछ कंपनी सीजनल होती हैं, उस सीज़न में उनके पास मुलाजमीन बढ़ जाते हैं, आउट सीज़न में कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर रूल ये है भाई, टोटल एम्प्लॉयज़ आर नॉट मोर देन 250 एट एनी टाइम। मतलब अगर ये नहीं पूरा साल 250 कंसिस्टेंट नहीं है, अगर साल में किसी भी महीने में किसी भी दिन अगर मुलाजमीन 250 से ऊपर चले गए तो वो पब्लिक कंपनी के दायरे से बाहर निकल जाएगी। तो अब तक मैंने फर्स्ट 3 पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट आपको पढ़ाया है। क्या है नहीं, चारों पॉइंट ये वाले, इट इज़ रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2005 अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। Paid up capital plus undistributed reserves should not exceed 50 million rupees. Annual turnover should not exceed 250 million rupees. Fifth है, total employees are not more than 250 at any time during the year. Fourth और last point है जी, the company is not formed by reconstituting or splitting up an already existing business. चौथा पॉइंट बड़ा अहम है, हुआ क्या जी, देखें जब ये रूल आया ना स्मॉल कंपनी का, तो अक्सर छोटी छोटी कंपनियों ने, जो ऑलरेडी कंपनियाँ एग्जिस्ट कर रही थी ना, उन्होंने क्या किया, अपने आप को रिकॉन्स्टिट्यूट किया। इसको हम कहते हैं तश्कील नो की। तश्कील नो का मतलब है रिकॉन्स्टिट्यूट करना, दोबारा अपने आप को तश्कील दे देना। मतलब क्या करना जी, अपने आप को ना दोबारा जाकर थोड़ा बहुत नाम चेंज करके रजिस्टर्ड करवाने की कोशिश करना, ताकि ये जो फर्स्ट कंडीशन है ना ये एप्लीकेबल हो जाए। तो कंपनी वही, सब कुछ वही, क्या हुआ, नए नाम के साथ या उसी नाम में थोड़ी बहुत तब्दीली करके ना अपने आप को रजिस्टर्ड करवाने की कोशिश की, ताकि हम स्मॉल कंपनी से के रूल से, टैक्स बेनिफिट से जो है वो उसको अवेल कर सकें। या क्या था, जो बड़ी कंपनी थी ना, जो इस तारीख पर पूरा नहीं उतरती थी, मतलब जिसके मुलाजमीन 250 से ज़्यादा थे, जिसका सरमाया 5 करोड़ से ज़्यादा था, जिसकी सेल 25 करोड़ से ज़्यादा थी, उन्होंने क्या किया, अपने आप को स्प्लिट कर लिया छोटे छोटे हिस्सों में, और हर हिस्से को अलग से रजिस्टर्ड करवाना शुरू कर दिया, ताकि हम स्मॉल कंपनी के दायरे में आ जाएं, तारीफ़ के मुताबिक आ जाएं और टैक्स में राहत ले सकें। तो टैक्स, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में ये भी शर्त लगा दी गई कि वो कंपनी ऐसी ना हो जो रिकॉन्स्टिट्यूटिंग तश्कील नो,
एक होता है फर्स्ट टाइम तश्कील देना, कॉन्स्टिट्यूट करना, एक है रिकॉन्स्टिट्यूटिंग, तश्कील नो के ज़रिए, और स्प्लिटिंग अप या तोड़ कर एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस, एक पहले से मौजूद बिजनेस को रिकॉन्स्टिट्यूट करके या स्प्लिट अप करके छोटे छोटे हिस्सों में फिर बनाई गई हो, इज़ नॉट फॉर्म्ड, अगर बनाई ना गई हो तो फिर वो स्मॉल कंपनी। अगर उस ऑलरेडी मौजूद जो कंपनी है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस को रिकॉन्स्टिट्यूट या स्प्लिट कर कर बनाई गई है ना, तो फिर वो स्मॉल कंपनी की तारीफ में लाई नहीं करेगी। तो कंपनी का मतलब यहाँ पे ये है जी, स्मॉल कंपनी का मतलब डेफिनेशन का पर्पज़ ये था कि नई कंपनियां बने। अगर पहले से मौजूद कंपनियां नए नामों के साथ या अपने आप को तोड़कर स्मॉल कंपनी की तारीफ में आ रहे हैं, तो फिर कंपनियां बनाने का ये जो स्मॉल कंपनी का जो बेनिफिट है, ये देने का फ़ायदा क्या हुआ? ये तो फ़ायदा इसलिए, ये तो मकसद ये था कि नई नई कंपनियां बने। तो ऐसी कंपनी भी स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगी जो रिकॉन्स्टिट्यूटिंग या स्प्लिटिंग अप से बनाई गई हो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस को। तो ये 5 मीनिंग्स हो गए जी अंडर इनकम टैक्स लॉ। स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी विच फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन, इट इज़ रजिस्टर्ड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2005 अंडर द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, paid up capital plus undistributed reserves should not exceed 50 million rupees, annual turnover should not exceed 250 million rupees, company is not formed by reconstituting or splitting up an already existing business, total employees are not more than 250 at any time during the year। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने 4 वीडियो जो है डेफिनेशन डिस्कस की हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा पर्सनल नंबर है, मुझे पर्सनल नंबर पर भी व्हाट्सएप करके आप किसी भी किस्म की अपनी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूँ, साथ साथ स्टूडेंट्स याद करते जाएँ, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। पहले ही ये ऑनलाइन क्लासेस की वजह से और लेट सेशन शुरू होने की वजह से हम बहुत पीछे हैं अपने रेगुलर सिलेबस की स्पीड से। तो कोशिश तो करेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल है। अगर आपके पेपर का स्केड्यूल डिले ना हुआ, जून में अगर पेपर हो गए आपके, तो हमारे लिए सिलेबस कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन है इतने टाइम में सिलेबस को कंप्लीट करना। अल्लाह करे कि जैसे ये छुट्टियां हो गई, आपको ऑनलाइन क्लासेस हो गई, टाइम वेस्ट हुआ, सेशन अगस्त की बजाय आपका सितंबर में जाकर कहीं अक्टूबर में शुरू हुआ, तो आपको टाइम मिलना चाहिए जी। इसके बाद भी आपके पेपर जो हैं वो जून से आगे जाने चाहिए। तो अभी तक तो वैसे ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। मैं ये सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहें। भाई अभी से आप हार्ड एफर्ट्स करें, बिल्कुल रिलैक्स ना हो कि आप ऑनलाइन क्लासेस हैं, घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, जो कोई इशू नहीं है। आपको डे एंड नाइट एफर्ट करनी है। एटलीस्ट जो पढ़ रहे हैं उसको तो 100% याद करें ना, बाकी तो चलें प्रॉब्लम बाद में देखी जाएंगी। इसके साथ ही मैं आज के अपना लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। आज के लेक्चर में जो हमने 4 डेफिनेशन डिस्कस की हैं, उसमें स्मॉल कंपनी है, उसमें पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है और कंपनी की डेफिनेशन है। इसके साथ ही मैं अपना लेक्चर वाइंड अप करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के यहाँ में नासिर हों। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।